वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे रिवीजन के टॉपिक पे कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था, उनका क्वेश्चन आ रहा था। एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर पढ़ा हुआ बहुत कुछ है बट उसको भूल जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर जब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं तो पिछला टॉपिक जो है फिर वो याद नहीं रहता। कुछ बच्चों ने जो है गाइडलाइन मांगा कि सर किस तरीके से रिवीजन किया जाए। तो आज चलो इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, रिवीजन तो नो डाउट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर बड़ा सिलेबस है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब सारा कुछ आप पढ़ते हैं वन बाय वन करके, तो आपके पास एक अच्छा खासा जो है नोट्स बन जाता है जिसका प्रॉपर रिवीजन करना। उसमें रिजल्ट्स भी होते हैं, फार्मूलाज भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है, फिर कुछ बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। तो हर तरह का वहाँ पे होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो नो डाउट कि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यही रिवीजन है जो एग्जाम में आपको स्पीड दिलाती है, आपकी एक्यूरेसी तय करती है। क्योंकि आपको जितना अच्छा याद रहेगा ना, डेफिनेटली अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपका रिजल्ट बेस्ड आया है तो आप उसको उतना ही जल्दी करके निकल जाओगे। और अगर आपको अच्छा याद है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और जब आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है तो एग्जाम में अगर शुरू में आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिल गया तो फिर आप वो भी क्वेश्चन कर जाते हो जो मुश्किल है। तो अब देखो, रिवीजन का प्रॉपर एक तरीका क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से अगर हम लोग बात करें ना, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिस्टमेटिक रिवीजन। ठीक है, सिस्टमेटिक रिवीजन मतलब कि अगर हम लोग अच्छे से रिवीजन करना चाहें तो उसके लिए क्या एक पैटर्न रहेगा। देखो, सिस्टमेटिक रिवीजन के लिए जरूरी है कि आपका जो नोट्स है, ठीक है, वो जो है सिस्टमेटिक हो। अगर आपके पास में नोट्स सिस्टमेटिक होगा तो डेफिनेटली रिवीजन भी आपका सिस्टमेटिक होगा। बहुत सारे बच्चों का नोट्स ही सही नहीं रहता, जिसकी वजह से फिर वो रिवीजन जब करते हैं तो वो भी कह सकते हो कि होच पोच हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है और बहुत तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब मैं सिस्टमेटिक रिवीजन की बात करता हूं तो आपके पास में ना 3 तरह का शीट होना चाहिए। जब भी आप कोई भी टॉपिक कवर करो, कोई अगर आप पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक में 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो उसमें जो है रिजल्ट्स होते हैं, तो जो भी रिजल्ट्स हैं या जो आपका डायरेक्टली कह लो फॉर्मूलाज है या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो उसके लिए आपको एक सीट रखना चाहिए। दूसरा सीट आपको रखना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। जब आप स्पेशली आप एमसीक्यूज कर रहे हो या कुछ अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पास में सेकंड सीट होना चाहिए। और जो थर्ड सीट होगा आपके पास में वो क्या होगा, तो वो आपका कुछ ऐसा डिफिकल्ट फॉर्मूला या क्वेश्चन जिसको कि आप फौरन से याद नहीं रख सकते, उसके लिए होना चाहिए। तो शीट 1 बनाएंगे ना, तो शीट 1 में आप क्या लेंगे, इसमें शॉर्ट कीज, फॉर्मूलाज, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे। राइट। अब इसमें देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि जो भी आपका नोट होगा ना वो आपका ऑन रिटन होना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप चाहे किसी का कितना भी अच्छा नोट ले लीजिए, बट अगर आप रिवीजन की बात करेंगे तो रिवीजन के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो खुद का लिखा हुआ नोट होता है। अगर खुद का लिखा हुआ नोट होगा तो जितना जल्दी वो रिस्पॉन्स देगा और जितना जल्दी आपके माइंड में वो हिट करता है ना, वो दूसरा नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो भी आप लिखोगे ना वो क्या होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज बैक टू बैक नोट्स होना चाहिए। यानी क्या, यानी ऐसा नहीं कि खिचड़ी परोस हो कि हम जैसे सपोज करो कि मान लो कि मैं आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आइगन वैल्यूज में की जो प्रॉपर्टीज हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज आपकी एक जगह लिखी रहनी चाहिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको सारे प्रॉपर्टीज एक साथ रहे माइंड में। और इसी की तरह से जब आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा कि 1 बाय 1 आप प्रॉपर्टी को वहां पे जाकर के पुटअप करोगे तो आपका बहुत जल्दी बनेगा। जैसे मान लो हम आइगन वैल्यू की बात करें तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, डायगोनल की एंट्री आइगन वैल्यू हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 करके। फिर नंबर 2 ये कि अगर सारे ही रो का सम जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो डेफिनेटली एक आइगन वैल्यू वो होगा। नंबर 3 कि अगर आपको पिवोट्स वहां पे गिवन है तो डायगोनल में पिवोट्स के अकॉर्डिंग आइगन वैल्यू होता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, तो जब एक जगह ये रहेंगे ना तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से प्रॉपर रिवीजन करने में आसानी होगा। तो सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज आपका बैक टू बैक नोट होना चाहिए। नंबर 3,
लीव स्पेस बिटवीन टू टॉपिक्स। जैसे मान लो कि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, अब आप उसी पेज में, ठीक है, या दूसरे पेज में फौरन से आप टॉपिक मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है ना, तो उसके बाद मान लो आप जैसे पढ़ रहे हो आगे, फिर तो हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कोई नया प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है, या कोई नया क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपके पास में जगह होना चाहिए वहां पे लिखने के लिए, सो दैट कि फिर ये ऐसा नहीं हो कि 4-5 पेज के बाद एक अलग प्रॉपर्टी लिखा हुआ हो। तो इस तरीके से फिर प्रॉपर रिवीजन करने में आपको मजा नहीं आएगा। नंबर 4 ये है कि राइट इन सच अ वे दैट इट इजी टू रिमेम्बर। अब देखो, चौथी बात ये है ना कि आप इस तरीके से आप लिखो कि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है कि पोलर फॉर्म ऑफ कुशी-रीमान इक्वेशन क्या होता है। तो आप जब पोलर फॉर्म ऑफ कुशी-रीमान इक्वेशन लिखे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से आप लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। हालांकि बहुतों को नहीं भी होगा, डायरेक्ट पता कर लेंगे, बट अगर आप ऐसे लिखते हो, जैसे आप ये जानते हो कि इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है, ठीक है, CR इक्वेशन का, कुशी-रीमान इक्वेशन का जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो होता है ux इज इक्वल टू vy और uy इज इक्वल टू माइनस vx, ठीक है। तो अगर इसको आप पोलर में लिखना चाहते हो तो आप इसी के अकॉर्डिंग देखो, ऐसे लिख सकते हो r ur इज इक्वल टू v थीटा एंड r vr इज इक्वल टू माइनस u थीटा, ठीक है, माइनस u थीटा, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे आप देखो कि ये ज्यादा जो है बिल्कुल क्लोज है कि जब आप रिवीजन करोगे तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। क्यों? इसमें एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आप देखोगे कि आर यू आर, अगर आप यू आर लिख रहे हैं तो साथ में आर होगा इक्वल टू भी थीटा, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ पे अगर आप आर भी आर लेते हो, ठीक है, मतलब आर लेंगे तो साथ में लेंगे, जैसे यू आर लिए हैं तो यू आर तो ले चुके, तो अब भी आर लेंगे, तो आर आर वाला एक जगह रहेगा, तो सेकंड वाला आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब कनेक्शन बना करके लिखिएगा, जब कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो लॉजिकली आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है कि इसका क्या होना चाहिए। अब आप इसको जाकर के एग्जाम में फौरन से देख लोगे कि यहाँ पे ये चीज एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, आर को यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से पता कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कंफ्यूजन जो है ज्यादा से ज्यादा ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका नोट्स इस तरीके से होगा ना कि कनेक्ट रहेगा, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी याद है, माने ये हम लोग बोलते हैं नोन टू अननोन, ठीक है, नोन टू अननोन इसको फॉर्मूला बोला जाता है, यानी जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, उससे आप जो नहीं जानते हो उसको निकालना सीखो। ये आप याद रखते हो और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता रहता है। तो अगर इसको पोलर फॉर्म में पूछ दिया जाए तो आप डेफिनेटली फिर इसको कर सकते हो, आपको इस तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी आप नोट्स लिखें ना, तो इसका आप ध्यान रखें कि आपका नोट्स इस तरह से होना चाहिए कि जब आप उसको रिवीजन करो तो आपको वो आसानी के साथ में याद रहे, ठीक है। सो इस पॉइंट का ख्याल रखना है कि राइट इन सच अ वे दैट इट इज इजी टू रिमेम्बर, ठीक है जी। तो लिखने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन हम लिखने के टाइम में ही ये ध्यान रखेंगे कि भाई हमको इसको याद रखना है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि हमको याद रखना इजी हो जाए, ठीक है। नंबर 5 ये है सेव पीडीएफ फॉर्मेट इन मोबाइल। मतलब ये जो भी आप शीट्स बनाते हो ना, तो आप जरूर उसका पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में भी रखो। मोबाइल में रखने से क्या होगा कि आप एनीवेयर एनी टाइम इसका रिवीजन कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बड़े बड़े फंक्शन में चले जाते हैं, वहां पे घंटों हमारे पास में टाइम रहता है, तो जो वो टाइम आपके पास में होगा ना, तो उस टाइम पे फिर आप क्या कर सकेंगे, मोबाइल से ही आप रिवीजन कर सकेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा। और काफी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे जो मैं बात करूंगा वो है हमारा फॉलो 3-2-1 रूल, ठीक है। तो 3-2-1 रूल क्या है, ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि काफी अच्छे से आपको सारा चीज याद रहे और आपने इसी के अकॉर्डिंग अपना नोट तैयार किया हुआ है, तो अब आपको 3-2-1 रूल फॉलो करना है। 3-2-1 का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी भी टॉपिक का रिजल्ट, प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह याद कर रहे हो ना, तो आप जैसे मान लो कि आज कोई मान लेता है मंडे है, मंडे से आपने स्टार्ट किया, तो मंडे को क्या करना है आपको मॉर्निंग में, अगर आप मॉर्निंग में उसको याद करते हो, मॉर्निंग बेटर टाइम होता है याद करने का, ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में याद करते हो तो आपको फर्स्ट डे जो है उसको 3 टाइम रिवाइज करना है। जैसे मॉर्निंग में आपने याद किया, ठीक है, तो मॉर्निंग में याद करने के बाद फिर जो है जो आपका आफ्टरनून होगा, यानी
खाना खाने के बाद आप एक बार उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और फिर एक बार आपको नाइट में जो है जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं उससे पहले आपको रिवाइज कर लेना है। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और आपका नाइट, तो पहले दिन आपको 3 बार ये करना पड़ेगा। अब आपका एक दिन में मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट पूरा हो जाएगा। तो अब आपको जैसे सेकेंड डे आपका ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है, तो आपको सेकेंड डे क्या करना है, 2 को फॉलो करना है। 3, 2, 1, पहला दिन 3 हो गया, अब आपको 2 टाइम करना है। तो 2 टाइम का मतलब ये होगा कि ट्यूसडे को आप इसको एक तो मॉर्निंग में फिर से आप रिवाइज करोगे जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये रिवाइज करने के बाद प्लस आप ऐड भी कर सकते हैं सेकेंड डे के लिए कंटेंट को। तो मैं असल में बात कर रहा हूँ एक टॉपिक का, जो आपने एक टॉपिक मंडे को मॉर्निंग में याद किया था, उस दिन आपने 3 टाइम फिर रिवाइज किया था, उसको फिर अगले दिन आपको मॉर्निंग में फिर से रिवाइज करना है और 2 टाइम करना है, मॉर्निंग में और फिर आपको लास्ट में नाइट में जब आप सोने लगोगे, ठीक है। तो 2 हो गया। अब आपको फिर 1, 3, 2, 1 का मतलब ये हो गया कि अब मंडे ट्यूसडे के बाद अब आपको वेंसडे को आपको क्या करना है, फिर से आपको मॉर्निंग में उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप 3, 2, 1 का रूल लगा दोगे ना, तो 3, 2, 1 में ही अब आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब ये 1 वाला थोड़ा चलेगा, जैसे वेंसडे के बाद फिर मान लो आपको थर्सडे आ रहा है, ठीक है, तो थर्सडे को भी आप क्या करोगे, 1 टाइम, ये 1 वाला आपका चलेगा, आप उसको एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लेके आप आ जाओगे संडे को, ठीक है। थर्सडे के बाद आप संडे को आ सकते हो, फ्राइडे सैटरडे आप गैप कर सकते हो, संडे को आप मॉर्निंग में फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। अब ये जैसे ही संडे एक बार आ गया ना, तो फिर अब आपका ये संडे चलेगा, ठीक है। अब बीच में आप जो भी आप ऐड कर रहे हो प्लस आपका ऐड होता जा रहा है, लेकिन ये जो आपका एक टॉपिक का रिवीजन था वो अब संडे चलेगा। जैसे ही ये संडे करके 4 संडे कवर कर लेता है, मंथ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब आप इसको हर मंथ यानी 1 टाइम आपको हर मंथ एक बार रिवाइज करना है और आपको ये रिवाइज रहेगा। अगर आप इसी तरीके से आप मंथ बाय मंथ करते जाते हो तो फिर आपको ये ईयर में आ जाता है और आप चाहो तो ईयर में एक बार, तो जनरली ये आपके फिर माइंड में सेव हो जाता है, ठीक है। तो इस 3, 2, 1 रूल से आपका कोई भी बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। बट ये 3, 2, 1 रूल आपको बहुत ईमानदारी से चलाना पड़ेगा, यानी पहले दिन जरूर 3 टाइम हो जाए, दूसरे दिन 2 टाइम हो जाए और तीसरे दिन 1 टाइम हो जाए, और वो जो 1 टाइम वाला है वो कम से कम 2 दिन चला जाए, फिर संडे को पहुंच जाए। फिर आप संडे लेकर के उसको चलो, जैसे ही वो मंथ चला जाता है फिर मंथ के बाद वो अब आपको रिविजन नहीं मांगेगा, अब आप बिंदास उसको 1 मंथ छोड़ करके देख सकते हो, काफी अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो ये हो गया शीट 1 के बारे में मैंने बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट होता है हमारा, जिसमें शॉर्टकट कीज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, जहां से आपको स्पीड और एक्यूरेसी मिलती है और जो है 80% क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप इससे कवर करते हो, बहुत आपके लिए अच्छा हो जाता है। अब सेकंड सीट की बात करते हैं। जो देखो सेकंड सीट है, सेकंड सीट में हमको जो रिवीजन के पर्पज से जो नोट बनाना है वो है स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रूफ्स के रिगार्डिंग। यानी आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन जो है काफी उसमें स्टेप्स होते हैं और जिसको भूलने का डर रहता है, ठीक है, या बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, या कह सकते हो कि बच्चों अगर कुछ थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं तो वो होता है। तो इसके लिए जो ये सेकंड सीट होता है, तो उसमें सबसे पहले वह कि आपको जो है ना रिटेन में प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि जो स्टेप्स हैं आपको वो रिटेन में आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके लिए मैं सारे क्वेश्चन का सजेशन नहीं देता हूं, ठीक है। कुछ हर टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चन कलेक्ट कर लेना है जिस क्वेश्चन में बड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता हो और वो उसके थ्रूली क्या होता है कि बहुत सारे छोटे कॉन्सेप्ट को वो कवर कर लेता हो। तो इस तरह का आप क्वेश्चन का एक लिस्ट रखेंगे अपने पास में और उस क्वेश्चन का आप रिटेन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वो आपकी इस पूरे शीट में अवेलेबल रहता है। इसको भी आप फिर क्या है पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल में रखते हो ताकि आप जब भी चाहो उसका रिवीजन कर सको। और इसमें भी आपको 3 to 1 रूल फॉलो करना है, यानी ये आपको लिख करके करने वाला काम है, ये आपको ओरल करने वाला काम था, ठीक है, और ये आपको लिख के करने वाला काम है। तो इससे आपका जो अच्छा क्वेश्चन है ना उसमें आपका स्पीड बन जाएगा। और 3 to 1 रूल को अगर आप फॉलो करोगे, जैसे मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया, तो इस 3 to 1 रूल से क्या है कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाता है और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन करना चाहोगे वो काफी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये सेकंड सीट है, सेकंड सीट में हम लोग इस तरह का रखेंगे। अब थर्ड सीट की बात करेंगे। देखिए जो थर्ड सीट है ना, तो थर्ड सीट आपका जो है मैं इसलिए बोल रहा था कि जो बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है जिसको कि हम रिवीजन करके नहीं लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट फॉर्मूला होगा तो बार बार क्या होगा कि आपको उसको देखना पड़ेगा।
और वो अच्छे से दिमाग में नहीं बैठ पाता, जो कि बड़ा फॉर्मूला होता है, या मान लो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, तो आपको पहले ही मैं ये बता दूं कि ये क्या होता है, ये प्रोबेबली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम होता है, यानी संभवतः ये एग्जाम में नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन। अगर आते भी हैं तो इसके चांसेस आपको 8 to 10% रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग इसका एक अलग सीट रखेंगे ना, तो हमको ये फायदा होगा कि हम इसको एग्जाम के क्लोज जो है देख सकेंगे। जैसे मान लो मेरा परसों एग्जाम है, तो मैं आज या कल इसको देख सकता हूं, ठीक है। तो उसको एक बार आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर अगर आप एग्जाम में उससे अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप बहुत क्लोजली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको इस तरह से 3 सीट आपको बनाना है। पहला सीट काफी इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा सीट आपके लिए जो है वो जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, इसमें शॉर्ट में कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होगा, या अगर आप थ्योरम वगैरह रखते हो तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन होगा, इसमें आपका शॉर्टकट कीज, फॉर्मूला, रिजल्ट और प्रॉपर्टी होगा, और इसमें वो डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जो जल्दी नहीं बनते या जिसका फॉर्मूला याद करना काफी मुश्किल है। तो इसको तो हम लोग एग्जाम के टाइम तक देखेंगे, तो इसका कोई लफड़ा ही नहीं है रिविजन करने का, ठीक है। ये आपका अलग से पड़ा रहेगा। इन दोनों का आपको प्रॉपर रिवीजन करते चलना है, शीट 1 और शीट 2 का। और जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप करना है। जब इस तरीके से आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। आप अगर इस पैटर्न पे अपना नोट रखते हो, थोड़ा देखो खुद से टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप खुद से टाइम देते हो और इस पैटर्न से आप चलते हो तो आपको डेफिनेटली मुश्किल नहीं होगा। तो देखिए, ये हो गया आपका सिस्टमेटिक रिवीजन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि इतना करने में बहुत टाइम चाहिए और इतना टाइम नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका एग्जाम आज और कल में है तो ठीक, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, जैसे आपको करना है कर लीजिए। बट अगर आपके पास अगर 10 से लेकर के 20 दिन का भी टाइम है ना, इवन मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास में 1 वीक भी टाइम है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए कि आपको एग्जाम के दिनों में क्या करना होता है। आप देखो, आप 8 से लेकर के 10 घंटा तक जो है पढ़ने की बात करते हो एग्जाम के दिनों में, और आपको टाइम मिलता है उस तरह का, आपको घर वाले भी टाइम देते हैं। तो इस 8 से 10 घंटे में क्या कीजिएगा, अगर आप इस तरह से पूरा रैंडमली पढ़ते रहे ना, तो याद रखिए वो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं देगा, इंटरेस्ट भी नहीं देगा। जबकि मैं जो आपको पैटर्न बता रहा हूं ना, अगर आपने अभी से इस तरह से फिल्टर करना शुरू किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है, आपको काफी इंटरेस्ट पैदा होता है। जब आप एक टॉपिक के सारे प्रॉपर्टीज को एक जगह जमा करते हो तो आपको सोचो कितना फायदा होता है। पहले तो आप खुद से उसको लिख करके जमा कर रहे हो, दूसरा बात यह है कि उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में भी करते हो। अच्छे एमसीक्यूज का तरीका क्या होता है, ऑप्शन डिस्कार्ड करना होता है। ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में 1 by 1 बैक टू बैक आपके पास में प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो जब सारे प्रॉपर्टीज को एक जगह लिख करके आप रिवीजन करते हैं तो आप उसी पैटर्न में फिर एग्जाम में भी आप अटेम्प्ट करते हैं और आपका एग्जाम में फिर सिक्योरिटी बढ़ता है। तो याद रखिए कि जब आप इस तरह का पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप में एक इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको वही फिर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तरफ क्या करता है, आपको आकर्षित करता है। उसके बाद जब आपका इस तरह का पैटर्न रहता है तो आपको इससे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप एक पैटर्न से पढ़ रहे हो, सारे प्रॉपर्टीज एक जगह है। तो अब अगर किसी क्वेश्चन को आप करते हो तो बहुत कम टाइम में आप कर लेते हो। तो पहले तो ये सब करने में आपको मजा आएगा, ठीक है। आपको जो पूरा टाइम देना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम टाइम में आप ये कर लोगे। और आपका अगर 7 से 8 टॉपिक भी, अगर मान लो कि आउट ऑफ 15 में बात करूं, अगर आधा टॉपिक भी आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया ना, तो याद रखिए कि जो आपका परफॉर्मेंस लेवल है एग्जाम में, जो आपका रिजल्ट आउटपुट लेवल है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि 80 to 90% हो जाएगा। तो भाई अगर हम 7 to 8 टॉपिक में 80 to 90% करते हैं ना, तो मेरी जो क्वालिफाई होने के चांसेस है वो अबाउट 95 to 100% हो जाता है। तो याद रखिए कि कभी भी जो है, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपसे स्मार्ट प्रिपरेशन चाहता है, आपसे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहता है। ये सब सारा स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग रिवीजन करोगे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो बहुत ब्रिलियंट भी रहे हैं, ठीक है, और शुरू से काफी अच्छा स्कोर करते आए हैं, तो उनके पास में एक रिवीजन का अपना स्ट्रेटेजी हो सकता है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बट जो चाहे, जिनको अच्छा लगे, वो इस रिवीजन के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस बातों को फॉलो करोगे ना तो आपको एग्जाम में ये अच्छा स्कोर दिलाएगा। तो आई होप आपके लिए ये फ्रूटफुल रहा होगा।
अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहता हूँ और स्पेशली मैथमेटिक्स के लॉट ऑफ वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। कोर्सेज भी मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्टली मैं यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, कभी भी होपलेस नहीं होना है। कितना भी कम टाइम है, याद रखिए कि उतना ही टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर यकीन रखिए, डेफिनेटली आप जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।